नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न से। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में 20 मार्च 2024 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है और बताएं कि यह किस राज्य की राजकीय पक्षी है। आंसर था विकल्प नंबर ए, यानी कि बिहार की राजकीय पक्षी है। जो विकल्प यहाँ पर दिए गए थे उसके आधार पर, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए 2024 में जो मतलब बिहार में जो गौरैया दिवस मनाया गया या फिर जो पूरे विश्व में गौरैया दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम था ये था गौरैया उन्हें ट्वीट करने का मौका दे। ठीक है, और 2023 वाला थीम था आई लव स्पैरो। कोशिश कीजिए आप लोग की जो भी प्रश्न आप सबों को पूछे जाते हैं वीडियो के अंत में आप लोग उसका आंसर करें, और संभवतः वहां पर सारी चीजें आप विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से फायदा ये होता है कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे, और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोग रेगुलर फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप छोड़ छोड़ के देखेंगे तो इससे फायदा आपको नहीं होगा। एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय आप डेली बेसिस पर क्लासेस को फॉलो कीजिए और उसका नोट्स जरूर डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ आप लोग चाहें तो आप खुद से भी नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। बात यहाँ पर यह है, अगर आपके पास समय का अभाव है तो बना बनाया नोट हम आपको दे रहे हैं, एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है, आप वहां से ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बताएं कि वर्तमान में बिहार में कौन सा कृषि रोड मैप संचालित है। देखिए, कई बार इसकी चर्चा हमने किया है। बिहार सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन या फिर ये जो लॉन्च किया गया था वो 1 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था। बाद में इसे औपचारिक तौर पर द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं भारत की, उनके द्वारा भी इसका उद्घाटन किया गया था। वो चीज़ें हमने बतलाया इसी सीरीज में, पुनः से हम यहाँ पर उसे देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है, वर्तमान में बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप संचालित है और 2028 तक ये संचालित होगी, 2023 से लेकर 28 तक। आइए इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि हाल ही में 15 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 कृषि ज्ञान वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और साथ ही साथ 20 विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ भी किया। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में ध्यान रखिए, अभी जो नई सरकार बनी है एनडीए की गठबंधन में, तो ये नवी बार है जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो शपथ लिए हैं, और बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ये चीजें फिलहाल ध्यान रखें। और बतौर मुख्यमंत्री गांधी मैदान में सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार। पहले ये रिकॉर्ड जो था वो था बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम 14 बार का। अब ये 19 बार का, तकरीबन आई थिंक 19 ही है, 19 बार का जो रिकॉर्ड है, 19 या 18 होगा, ठीक है, ये रिकॉर्ड बन गया है नीतीश कुमार के नाम। चलिए अब यहाँ पर हम चौथे कृषि रोड मैप की बात कर रहे हैं, तो इनसे संबंधित तथ्यों को देखते हैं, जो बातें हालांकि हमने आपको बताया भी है। दरअसल चौथे कृषि रोड मैप की जो शुरुआत हुई थी बिहार सरकार के द्वारा, ये 1 अप्रैल 2023 को किया गया था, और सरकार ने इसके लिए जो राशि का आवंटन किया है, जो घोषणा हुई है, वो यहाँ पर देखिए। इसके तहत बिहार सरकार 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 के बीच कृषि समेत 12 विभिन्न विभागों के विकास कार्यों पर करीब 1,62,268.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो राशि जो इसमें मतलब कही गई इसके बारे में वो भी आप ध्यान रखें। अच्छा, ये तो रही बात बिहार सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ से एक बात ये भी निकल कर सामने आती है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब बिहार दौरे पर थी अक्टूबर 2023 में, 18 अक्टूबर 2023 को उन्होंने बापू सभागार पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप को औपचारिक तौर पर लॉन्च किया था। और ये बातें यहाँ पे हमने दोहरा दिया, जो कि 2028 तक संचालित होगी, 31 मार्च 2028। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, हमने कई बार आपको बताया है कि पटना में जो अशोका कन्वेंशन सेंटर है उसी के अंतर्गत ज्ञान भवन और बापू सभागार है। ये चीजें आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने एक पॉइंट ऐड किया है कि अनाजों के सर्वाधिक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये चीजें हम विस्तार पूर्वक से आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कृषि रोड मैप के बारे में। ये आपके लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, प्रथम कृषि रोड मैप जो मतलब लागू हुई थी वो 2008 में, दूसरा 2012 में, तीसरा 2017 में और चौथा रिसेंटली 2023 में, 1 अप्रैल 2023 को। तो इसका क्या लक्ष्य है वो भी हमने यहाँ पर दर्शा दिया है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ें, ध्यान रखें, एग्जाम में ये चीज़ें भी प्रश्न के रूप में अराइज हो सकते हैं। अब देखिए, जो बात हम कर रहे थे कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में, तो देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार जो राज्यों को दिया जाता है भारत सरकार की तरफ, जो मोटे अनाज होते हैं खास करके, या फिर कहें जो अनाज जो मतलब कि मुख्य रूप से जो अनाजों की श्रेणी में मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं, तो उसके उत्पादन के लिए मूल रूप से दिया जाता है। तो बिहार को अब तक जो मिला है ये 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। पहली बार 2011-12 में चावल के यानी कि धान के सबसे अधिक उत्पादन के लिए, 12-13 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, 15-16 और 16-17 में ये दोनों वर्ष मक्का के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, और फिर पुनः 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो कुल ये 5 बार है जब बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ये चीजें याद रखने योग्य है, एग्जाम में प्रश्न अराइज होंगे। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कृषि की। आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री कौन है, जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है। अगर मान लीजिए आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, या फिर ऐसा सोचिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया, बीपीएससी एग्जाम में, कि बिहार के वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, तो कृषि मंत्री वर्तमान में जो नई सरकार का गठन हुआ है वह है मंगल पांडे। हालांकि मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, यानी कि उनके पास 2 विभाग है, स्वास्थ्य विभाग और कृषि विभाग। तो दोनों विभागों के मंत्री हैं इस समय मंगल पांडे। इसको लेकर हमने इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी एक पोस्ट साझा किया था। पूरा मंत्रिमंडल का सूची हमने आपको दिया है, आप लोग उसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। अगर वहां से कोई भी प्रश्न बने तो आपको रिग्रेट नहीं होगा कि आपने उसे पढ़ा नहीं। ठीक है, तो ये चीजें बदलती रहती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, दूसरे प्रश्न पे हम आ चुके हैं कि हाल ही में बिहार का 112वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे कम साक्षर है। देखिए, सबसे कम साक्षरता दर की यहाँ पर बात किया गया है 2011 की जनगणना के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पूर्णिया। और आप ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में इस तरह का पूछा गया है। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के आधार पर, वो है पूर्णिया। ठीक है, विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, 2011 की जनगणना से संबंधित एक प्रश्न सभी एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछे गए हैं। रिसेंटली जो बीपीएससी ट्री एग्जाम आयोजित हुआ वहां पर भी पूछे गए हैं। आइए इसको लेकर हम चीजों को देख लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है कि 13 वर्ष पहले, वर्ष 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की जो साक्षरता दर थी वो 61.8 थी। 61.8% बिहार की साक्षरता दर थी, जिनमें पुरुष साक्षरता 71.20% और महिला साक्षरता 51.50%। जबकि अगर हम बात करें राष्ट्रीय औसत साक्षरता दर की, तो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे भारत में औसतन साक्षरता दर थी 74.04%, जिनमें पुरुष जो साक्षरता दर थी वो थी 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। और आंकड़ों के आधार पर ये जो जनगणना हुई थी 2011 में, आज से 13 साल पहले, तो ऐसे में ये ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर जो चीजें हमने लिखा है कि सबसे अधिक जो साक्षर जिला रहा बिहार में, ठीक है, वो रहा रोहतास, और सबसे कम साक्षर जिला रहा पूर्णिया। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि आपको समझना है। देखिए, एक तो ओवरऑल रोहतास जिला 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे साक्षर जिला रहा बिहार का, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर 2 कैटेगरी में हम इसे डिवाइड करें, महिला कैटेगरी और पुरुष कैटेगरी, तो एक तो ओवरऑल तो रोहतास सबसे आगे रहा है, लेकिन इन दोनों कैटेगरी वाइज भी देखें तो ये महिला और पुरुष श्रेणी में भी यहाँ पर साक्षरता दर ये बिहार के सभी जिलों से सबसे अधिक था। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से याद रखने योग्य है। इसी पॉइंट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, 2011 की जनगणना को लेकर यहाँ पर कुछ बातें हमने लिखा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, जनगणना ऐसे तो 10 वर्षों के अंतराल पर होता था, 2021 में होना था, लेकिन इसमें काफी देरी हुई है। तो अभी देखिए, अभी अगर आप 1-2 साल में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको 2011 के जनगणना से ही संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय जनगणना है ये एक काफी लंबा प्रोसेस है। इसका कह सकते हैं अधिसूचना जारी होगा, जनगणना कार्य होगा, डेटा आएगा, और ये चीजें होने में लगभग 1 से 2 साल का समय मान के चलिए लगेगा ही।
तो अगर आप आगामी 1-2 साल में एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसे पूरी तरह से रट लीजिए, क्योंकि 2011 के जनगणना से ही संबंधित एग्जाम में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। आप लोग हर प्रश्न पत्र में देखते होंगे एक प्रश्न यहाँ से जरूर होता है। देखिए अगला पॉइंट है, 2011 में ही पहली बार बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन में हुई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन काल में हुई थी, जिसे कि समकालीन जनगणना भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें कुछ मतलब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने यहाँ पे लिखा है। इसके आंकड़े को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, खास करके 2011 से संबंधित जो भी आंकड़े हैं जनगणना से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में 22 मार्च 2024 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय या फिर थीम क्या निर्धारित की गई है। देखिए आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऐसे में 2024 को लेकर देखें तो इसका थीम है शांति के लिए जल का प्रयोग, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी चीज को हमने लिखा कि विश्व जल दिवस वैश्विक स्तर पर हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 2024 की इसकी निर्धारित थीम है शांति के लिए जल का प्रयोग, यानी कि लिवरेजिंग वाटर फॉर पीस। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी इसे मनाने की, तो अगले पॉइंट में हमने वो चीजें लिखा है कि दरअसल वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन का आयोजन किया था। यहीं पर इसकी घोषणा हुई थी वर्ष 1992 में, और इसके अगले साल यानी कि एक वर्ष पश्चात 1993 में पहली बार 22 मार्च को, और तब से 22 मार्च को पहली बार 1993 में ये मनाया गया था और तब से हर वर्ष इस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा 22 मार्च को बिहार का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक चीज ध्यान रखेंगे 2023 में इसका बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था, और फिर 2024 में 22 मार्च को मनाया गया है 112वां स्थापना दिवस। अच्छा यहाँ पर आपको ये दो तस्वीर दिख रहा होगा, ये दोनों तस्वीर को देख के आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे या फिर समझ रहे होंगे। एक्चुअली जो दो कहावत है, जल है तो कल है या फिर जल ही जीवन है, आप इसको देख के अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस प्रकार से अभी के समय में अगर हम देखें पानी की बचत अगर हम लोग नहीं करते हैं, आप इस वाले पहले पॉइंट को देख लीजिए कि दुनिया का 70% जो हिस्सा है ये पानी से घिरा हुआ है। समझ रहे हैं कितना अधिक है, लेकिन इसके बावजूद भी पीने योग्य जो पानी है लगभग 3% ही है पृथ्वी पर। तो पानी की बहुत किल्लत है, और हमारे देश भारत में भी एक तरह से देखें तो बहुत जगह पे है, लेकिन अफ्रीकी देशों में जब आप इंटरनेट वगैरह पे देखेंगे तो पानी की वहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत है। ठीक है, भारत में भी देखिए पानी की किल्लत है तभी जाके पानी बोतल में बिक रहा है। ठीक है, जो पानी की कीमत हम लोग गांव में कुछ नहीं समझते हैं, वो बोतल में 1 लीटर पानी 20 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हम देखें कि पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो आपको फ्यूल सेंटर पे मिलता है ना। अगर पानी की बचत हम लोग नहीं करेंगे तो संभवतः आने वाले कई वर्षों में हमें पानी जो है वो भी लाइन में लग के पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर फ्यूल सेंटर पर पानी लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब उसके लिए अलग सेंटर होगा। तो ऐसी नौबत ना आए तो कोशिश कीजिए कि पानी को व्यर्थ ना करें। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और आप अपने आसपास भी अगर ये चीज़ें देखते हैं जो लोग पानी ज़्यादा व्यर्थ करते हैं तो उन्हें भी आप लोग एक प्रकार से सजेशन दे सकते हैं कि पानी का जितना उपयोग है एक प्रकार से आप सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे हमने यहाँ पर लिखा कि वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी थी 2010 में। ये चौथा प्रश्न है कि किस मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया है, जो कि भारत के इतिहास में यह पहला मामला है जब सत्ता में रहते किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। वो मुख्यमंत्री कौन है? जो विकल्प आपको दिए गए हैं इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि हाल ही में 21 मार्च 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा नहीं दिया है। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जेल में रहकर हम सत्ता को, मतलब कि जो सरकार का है वो संचालन करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखिए, उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक इनका इस्तीफा नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक पॉइंट ऐड किया है, यह भारत में पहली बार है जब सत्ता में रहते हुए किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है।
तो ये बहुत बड़ी कह सकते हैं न्यूज है, ध्यान रखिएगा। हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से जो प्रिपरेशन में आप लोग लगे हैं वहां पर ये चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। आइए मुख्यमंत्रियों को लेकर एक सूची हम आपको दिखाते हैं। भारत में अब तक 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि गिरफ्तार होने से पहले, जो कि सत्ता में थे, ठीक है, भारत में 5 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कि सत्ता में थे और गिरफ्तार होने से पहले या फिर गिरफ्तारी के डर से उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो उनमें कौन कौन सा नाम है शामिल, वो आप देख सकते हैं। रिसेंटली जनवरी 2024 में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, ठीक है, गिरफ्तारी के डर से उन्होंने कह सकते हैं एक यहाँ पर सत्ता से त्याग पत्र दे दिया था या फिर इस्तीफा दे दिया था भूमि घोटाला मामले में। मई 1997 में बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव चारा घोटाले मामले में। 2014 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता आय से अधिक संपत्ति मामले में। 2011 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा अवैध उत्खनन मामले में। और फिर 2003 में कर्नाटक के ही मुख्यमंत्री उमा भारती राजनीतिक उथल पुथल के कारण। तो कुल मिला के 5 ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कि सत्ता में थे और गिरफ्तारी के डर से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। हालांकि मुख्यमंत्री को कई राज्यों के गिरफ्तार किए गए हैं और जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री मतलब थे, इनसे पहले झारखंड के 2 और मुख्यमंत्री को, शिबू सोरेन जो कि इनके पिता थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि वो उस समय सत्ता में नहीं थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये चीजें दोनों में कंडीशन अलग अलग है, ऐसे ध्यान से समझिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। अच्छा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुख्यमंत्रियों की। ऐसे में एक रिपोर्ट रिसेंटली आई थी, आपको हमने बतलाया भी था। सबसे लोकप्रिय मंत्रियों की सूची को लेकर एक सर्वे हुई थी और इसमें जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर दिया था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 52.7% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय मंत्री बने थे। आप यहाँ पर इन्हें देख सकते हैं। और दूसरे स्थान पर रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तीसरे स्थान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वास शर्मा। चौथे स्थान पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। और 5वें स्थान पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनिक साहा। और जिनको रेटिंग जो मिली है उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस सूची में नीतीश चाचा का नाम कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है टॉप 5 में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जरूर जा सकते हैं। हमें जानकारी पर्पज से इसे याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग से ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो का टारगेट हम दे रहे हैं लाइक का, 700 लाइक का। आप लोगों को हर हाल में 700 लाइक इस वीडियो में करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत शिकायत है आप लोगों से, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। 1 सेकंड समय लगेगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय पर हमारे सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि कहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया है। देखिए, इसका करेक्ट जो आंसर है इंद्रावती, जो अभी हाल ही में शुरू किया गया है, ये हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती जो एक कैरेबियाई देश है, कैरेबियन कंट्री है, यहीं पर भारतीय लोग जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए, वापस भारत लाने के लिए ये अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कैरेबियाई देश हैती पिछले कई महीनों से हिंसा की चपेट में है। दरअसल हथियारबंद गैंग या फिर सरकार विरोधी गैंग, दोनों बोल सकते हैं, ये हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस और कई शहरों में पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना कब्जा करने की कोशिश में है ताकि वो अपनी सरकार बना सके। तो काफी ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं और उत्पाद इतना अधिक मचाया गया है कि वहां पर दहशत फैल गया है। और दहशत का अंदाजा आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि हालत इतने खराब है कि अमेरिका ने अपने दूतावास से कर्मचारियों को एयरलिफ्ट करके बाहर निकाला है और अमेरिका वापस ले गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तस्वीरों में भी देख सकते हैं, खुलेआम मतलब किसी को भी गोली मार दिया जा रहा है, सड़क पे बहुत ज्यादा हिंसा प्रदर्शन हो रही है, ठीक है। तो यही आप ध्यान रखेंगे। इसी बीच विद्रोहियों के बढ़ते दबाव के कारण हैती के जो प्रधानमंत्री एरियल हेनरी थे, इन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद यहाँ पर जो प्रशासनिक व्यवस्था और वो अधिक चरमरा गई, ठीक है। जिसके बाद मामला और भी गंभीर हो गया और इसी चीज को ध्यान रखते हुए यहाँ पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। ये तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, कई बार खास करके इस तरह के ऑपरेशन से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इससे पहले रिसेंटली कई वर्षों में जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए हैं वो कंप्लीट सूची आपके समक्ष है। ऐसा संग्रह एक ही साथ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हैं तो पूर्ण भरोसा हम पर रखिएगा। प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से कितने पीछे पूछे जा रहे हैं।
तो यही मेहनत हम लोग आपके लिए करते हैं कि ताकि आपको यहाँ से हेल्प हो। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के पीछे मत भागिए, आप ये खुद डिसाइड कीजिए कंटेंट आपको कहाँ पर अच्छा मिल रहा है। ठीक है, वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, ज्ञान कहीं से भी मिले, आपको बस उससे अर्जित करने से मतलब है। इसी दिशा में ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में हैती में हिंसा के चपेट में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, इससे पहले 18 मई 2023 को म्यांमार में जो चक्रवात आया था, राहत बचाव कार्य के लिए यहाँ पर ऑपरेशन करुणा भारत सरकार ने चलाया था। इससे पहले ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन देव शक्ति या फिर देवी शक्ति अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ पर जो भी भारतीय फंसे थे उसे वापस लाने के लिए, वंदे भारत मिशन मई 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया के विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए, ऑपरेशन संकट मोचन जुलाई 2016 में दक्षिणी सूडान में जारी गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, और 2015 में ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन के गृह युद्ध में जो भारतीय फंसे थे भारतीय नागरिकों को वापस लाने की दिशा में ये कार्य किया गया था। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन इंद्रावती को लेकर जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये हैती एक देश है, यहीं की जो राजधानी है पोर्ट ए प्रिंस है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। दरअसल फेसबुक जब हमने चलाना स्टार्ट किया था 2012 में, एक स्टोरी यहाँ से मैं आपको बता दूं, 2012 में फेसबुक मैं पहली बार इंस्टॉल किया था। ठीक है, उस समय हमारे पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं होता था, कीपैड वाला फोन था, लेकिन उसमें फेसबुक चलता था, एक अलग ही वर्जन आता था फेसबुक का। तो यहीं की एक लड़की डॉटी नोडेलस ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जिक्र हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि मैं इससे लगातार कभी ना कभी कुछ कुछ बातें करते रहता था, मतलब उनके देश के बारे में, और मतलब चीज़ें हम लोग साझा करते थे। ठीक है, तो एक अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये न्यूज़ पढ़ा, इस अभियान के बारे में, इस ऑपरेशन के बारे में देखा और चीज़ें इंटरनेट पर जो देखा, मुझे लगा कि मामला कुछ गंभीर है। तो उसके बाद जब मैं इनका फेसबुक अकाउंट पे गया और मैं सर्च कर रहा था, तो वहाँ पर मतलब मैं जो मैसेज वाला ऑप्शन है फेसबुक पे वो मुझे दिखा ही नहीं। ठीक है, तो उनके जो म्यूचुअल फ्रेंड में बहुत सारे लोग और थे, उनके परिवार के सदस्य सब थे, तो सभी का, यानी कि हैती देश का मैं कुछ 5 से 10 अकाउंट मैंने चेक किया, जो भी लोग वहाँ पे थे उनके म्यूचुअल फ्रेंड में, तो किसी का भी मैसेज का ऑप्शन जो था वो मतलब वहाँ पे दिख ही नहीं रहा था। मतलब जो मैसेंजर होता है प्रोफाइल में वो था ही नहीं। तो संभवतः यहाँ पर कह सकते हैं फेसबुक शायद, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि ये भी प्रभावित है, इंटरनेट सेवा वगैरह जो भी। ठीक है, तो मामला बहुत गंभीर है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और आपको जो जानकारी यहाँ पर हमने दिया है ये निसंदेह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं छठे प्रश्न पे। हाल ही में मार्च 2024 में, ये यहाँ पर प्रश्न है कि मार्च 2024 में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? देखिए, करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। आइए इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपको अस्थायी सूची। देखिए, इन पहले हम बात कर लेते हैं इन 6 स्थलों की। तो ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह, भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा, बुरहानपुर, रामनगर और मंडला का गोंड स्मारक, ये कुल 6 जगह हैं, 6 स्थल हैं जो कि ये अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। और आप ये ध्यान रखेंगे, इसी अस्थायी सूची के आधार पर स्थलों को विश्व विरासत सूची में, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, इसमें शामिल किया जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के बारे में ऑलरेडी रिसेंटली हमने आपको जानकारी दिया था, पुनः दोहरा दें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 10 से लेकर 25 सितंबर 2023 तक रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में भारत के 2 स्थल को विरासत सूची में शामिल किया गया। एक तो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, ये बना 41वां स्थल, जो कि भारत के 41वां स्थल है जो कि इस सूची में है। दूसरा था कर्नाटक स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि अगर बात करें तो ये 42वां विरासत स्थल है इस सूची में।
तो कुल मिला के यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो संख्या है, यानी कि विश्व विरासत स्थल की जो संख्या है, वो बढ़कर हो चुके हैं 42। ये ध्यान आप लोग रखेंगे। अगला पॉइंट है, पहली बार अगर हम बात करें तो 1983 में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा के किले को इस सूची में शामिल किया गया था। तो 1983 में भारत के 4 स्थलों को इसमें शामिल किया गया था विश्व विरासत सूची में। आइए हम ये कंप्लीट सूची आपको दिखा दें, जो कि भारत में विश्व धरोहर स्थलों की सूची है। आप यहाँ पर वो देख सकते हैं, कुल मिला के 42 है, इसमें से 14 आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर आगे आप देखेंगे, ये है अगला 14। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार के लेकर के जो यहाँ पर 23वें नंबर पे आप देख रहे हैं, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर परिसर है, ये 2000 इस सूची में शामिल किया गया था। और फिर इसके बाद अगला जो 14 है, कुल मिला के 42 है, तो यहाँ पर वो चीजें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर बिहार को लेकर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें है नालंदा महाविहार बिहार, जो कि 2016 में इसमें शामिल किया गया था। तो अगर बात करें भारत से या फिर बिहार से जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो इनमें जो 2 नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो बोध गया का जो महाबोधि मंदिर परिसर है, ये 2002 में इसमें शामिल हुआ, और उसके बाद 2016 में नालंदा महाविहार। तो कुल मिला के बिहार के 2 स्थल कह सकते हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। आई होप आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। और जो रिसेंटली 2 इसमें नया ऐड हुआ है, वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अच्छा, ये तो रही बात भारत में विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जिसकी संख्या है 42। लेकिन कहीं दूसरी ओर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और वर्ष। सांस्कृतिक विरासत की ही सिर्फ हम बात कर रहे हैं, स्थल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। तो इनमें एक नया जुड़ा है गरबा नृत्य 2023 में, जो कि गुजरात का गरबा नृत्य, ये रिसेंटली इसमें जुड़ा है। और अमूर्त संस्कृत विरासत की बात करें, सांस्कृतिक विरासत की बात करें, तो अब इसमें हो गया ये 15। ये चीज ध्यान रखिए। वैदिक जप की परंपरा पहला वो कह सकते हैं विरासत था, सांस्कृतिक विरासत, जो कि इसमें 2008 में शामिल किया गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, ये सांस्कृतिक विरासत या फिर कहें अमूर्त संस्कृत विरासत, जबकि यहाँ पर विरासत स्थलों की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों चीजें आप लोग नोट करेंगे, एग्जाम में कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आगे। अगला 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में चौथे शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किया गया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर, अच्छा यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग है, यहाँ पर टाइप ही नहीं हुआ है। इसका करेक्ट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। आइए इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का जो आयोजन है, ये नई दिल्ली में किया गया 19 मार्च 2024 को। देखिए यहाँ पर आगे हमने कुछ जानकारी इनसे संबंधित लिखा है कि भारत की मेजबानी में पहली बार 4 जुलाई 2023 को शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का 23वां शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण की, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एससीओ के शिखर सम्मेलन की। ये इसका 23वां संस्करण था, और इस 23वें संस्करण की मेजबानी भारत ने किया, और ये पहली बार था जब भारत ने इसकी मेजबानी किया था, और ये वर्चुअली आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यहाँ से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ पर ये 2 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसमें पर्यवेक्षक देश के रूप में ईरान, बेलारूस और मंगोलिया शामिल हुए थे, और साथ ही साथ इसका जो थीम यानी कि विषय था, ये था एससीओ सिक्योर, जैसा कि आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको जानकारी दे दूं एससीओ के बारे में कि 5 मूल सदस्य जो इसके हैं, इनमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान है। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो 9 जून 2017 के एससीओ के अस्ताना शिखर सम्मेलन में भारत और अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ था। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में 22 मार्च 2024 को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आरवीएल LEX 02 को रनवे पर सफलतापूर्वक लैंड कराया? अब शॉर्ट में बस इतना ध्यान रखिए कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरवीएल को अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड कराया है? तो करेक्ट आंसर होगा ये अभी हाल ही में इसरो के द्वारा किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपको बता दूं कि हाल ही में 22 मार्च 2024 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
यानी कि इसरो ने अपना रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की रनवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। दरअसल यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्वदेशी शटल का जो नाम है ये पुष्पक रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है? तो पुष्पक रखा गया है। और इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और फिर रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया, जो कि सफल रहा। अच्छा, ऑटोनॉमस लैंडिंग कहने का अर्थ ये हुआ बिना किसी की मदद से, यानी कि खुद से स्वतः। तो ये लैंडिंग जो है ये स्वतः किया गया। दरअसल इसे ले गया था, मतलब हेलीकॉप्टर से लगभग 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे छोड़ा गया था और ये लैंडिंग सफल रही थी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना, इससे पहले भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी कि आरवीएल का 2016 में भी कह सकते हैं इस तरह का परीक्षण किया गया था और रिसेंटली 2023 में भी किया गया था, ये सफल लैंडिंग हुआ था। यही चीजें यहाँ पर हमने लिखा है कि 2 अप्रैल 2023 को किए गए इस परीक्षण में ऑटोनोमस लैंडिंग यानी कि स्पेस क्राफ्ट को बिना किसी की मदद से लैंड कराने में ये सफल रहा था। अच्छा, ये जानकारी हमने आपको दिया भी था। तो ये चीजें फिलहाल इसरो से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसरो हर दिन कुछ ना कुछ नया मुकाम हासिल कर रही है। ऐसे में अगर हम इसरो की हालिया उपलब्धियों की बात करें तो उनमें एक बड़ा नाम जो आता है वो आता है मिशन चंद्रयान। ठीक है, टॉपिक स्टडी के अंतर्गत इस टॉपिक की हमने चर्चा किया है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दो मिशन चंद्रयान को लेकर जो बातें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पहला मिशन चंद्रयान का लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। ये रॉकेट के माध्यम से जो लॉन्च हुआ था इसका नाम था PSLV XL-C2 और चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसके अध्यक्ष थे जी माधवन नायर। चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ 22 जुलाई 2019 को GSLV M3 रॉकेट के जरिए लॉन्चिंग के समय डॉक्टर के सिवन इसके अध्यक्ष थे। बात करें चंद्रयान 3 की 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए और लॉन्चिंग के समय इसरो के चीफ थे एस सोमनाथ। हालांकि चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो ये थे पी वीरामुथुगल। और जानकारी हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं 14 जुलाई 2023 को जो ये लॉन्च हुआ था। तो बात करें चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग कब हुई, तो 23 अगस्त 2023 को। और चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बना था अपना भारत। अच्छा, 14 जुलाई 2023 जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वही तिथि है जिस तिथि को पटना के प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से चंद्रयान 1 और 2 में जो इसका कह सकते हैं लैंडर और रोवर का नाम क्रमशः कह सकते हैं विक्रम और प्रज्ञान था, उसी चीजों को यहाँ पर पुनः दोहराया गया, इसमें भी वही है। ठीक है, आगे हमने लिखा है कि अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है, तो अपना भारत है। हालांकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है भारत। एक चीज यहाँ पर एक नया अपडेट ये भी आया है कि जो हाल ही में जापान का जो चंद्रयान मिशन था वो सफल हो गया है और ऐसा करने वाला यानी कि चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पांचवा देश बना है ये जापान। आई थिंक ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, आप लोगों में से किसी ने हमें कमेंट किया था, कमेंट नहीं बल्कि कह सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि सर ये जो चंद्रयान जो लॉन्च हुआ था जापान के द्वारा ये आपके किस नोट्स में मिलेगा, इस तरह का कोई मैसेज था। तो हमने उनको प्रोवाइड किया था, आपको बताया था कौन सा नोट से था। ठीक है, तो ये चीजें आई थिंक शायद एग्जाम में पूछा गया था तभी वो पूछ रहे थे। हालांकि आप लोग जो लोग एग्जाम दिए हैं तो आपको पता होगा। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए, सारी जानकारी जो भी इवेंट घटित होते हैं वो चीज हम आपको देते हैं, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सारे क्लास को आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसरो की एक और उपलब्धि है कि सौर मंडल का जो मुखिया हम लोग कहते हैं सूर्य को, तो इसके अध्ययन के लिए 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन भी अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए विभिन्न देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, स्थापना कब हुई थी। जैसे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉस्मोस, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसके अतिरिक्त पड़ोसी देश पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNSA। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है। अच्छा, इसरो की बात हुई है तो एक जानकारी मैं आपको ये भी दे दूं कि एक व्योममित्र रोबोट बहुत ज्यादा खबरों में रहा था। दरअसल इसरो द्वारा ही ये तैयार है और यह महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो मानव मिशन है जो कि इसरो का, तो इससे पहले की ये प्रिपरेशन है जो कि ये रोबोट को भेजा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम दिया गया व्योममित्र। अगर आपसे पूछा जाए कि व्योममित्र क्या है तो ये महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है जो कि इसरो द्वारा तैयार किया गया है। अच्छा, रोबोट की हम लोग बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखेंगे 2 रोबोट की हमने आपको जानकारी दिया था, AI रोबोट मीका और ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में। दोनों को आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, दोनों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप लोग नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर ए, यानी कि किरण रिजिजू को अभी हाल ही में इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि अब तक इस पद पर थे पशुपति कुमार पारस। इस प्रश्न के बारे में हम जो एक्सप्लेनेशन आपको देंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत चीजें यहाँ पर हमने शामिल किया है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे। अब बात यहाँ पर हम करेंगे पशुपति कुमार पारस के बारे में। आप इसे ध्यान से देखिएगा। पशुपति कुमार पारस जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं, जो कि वर्तमान में भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व संस्थापक हैं। यहाँ पर आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, लोक जनशक्ति पार्टी आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें एक नया शब्द जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय। तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 2021 को की गई थी पशुपति कुमार पारस के द्वारा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो नया, जो कह सकते हैं, जो चुनाव चिन्ह है, जो कह सकते हैं सिलाई मशीन, जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन आगे हम कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान थे, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। जनता दल से अलग होकर उन्होंने 18 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। 18 नहीं बल्कि 28 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की थी। और इसका जो चुनाव चिन्ह था, जनता दल नहीं बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी का, ये था महल। ये यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पॉइंट में हम बात करेंगे कि 5 जुलाई 2023 को उनकी 77वीं जयंती मनाई गई। किनकी? तो रामविलास पासवान की। और रामविलास पासवान को 2021 में मरणोपरांत जन सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि उन्हें जन सेवा के लिए यह सम्मान दिया गया था। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, जो चीजें हम आपको इसमें बतलाने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 दलों में बट गई है। दरअसल कुछ विवाद हो गया था, जो कि इनके बेटे चिराग पासवान है और ये हैं इनके भाई, यानी कि चाचा भतीजा में विवाद हो गया था, जिसके बाद से लोक जनशक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था महल, इसे फ्रीज कर दिया गया। यानी कि इसका ये नाम जो है लोक जनशक्ति पार्टी, और साथ ही साथ इसका जो चुनाव चिन्ह है, दोनों को मतलब कहा गया कि आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो दोनों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसमें दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। जो यहाँ पर अगला है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये है चिराग पासवान की, और इसका जो कह सकते हैं चुनाव चिन्ह है यह है हेलीकॉप्टर। जबकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, ये आपको अभी हमने बतलाया, ये संबंधित है रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस से। तो ये चीजें यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रश्न अराइज हो सकते हैं। ठीक है, तो नया चुनाव चिन्ह जो दिया गया है, तो ये चीजें आपको याद जरूर रखनी चाहिए। यहाँ से कंफ्यूजन का आप शिकार ना हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए 10वां प्रश्न है कि हाल ही में 18 से 20 मार्च 2024 तक आयोजित लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ है कि हाल ही में किस देश ने, एक्चुअली हाल ही में किस देश ने, यहाँ पर शब्द छूट गया है। हाल ही में किस देश ने 18 से 20 मार्च 2024 तक आयोजित लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? तो करेक्ट आंसर विकल्प नंबर ए, दक्षिण कोरिया के द्वारा अभी हाल ही में इसकी मेजबानी किया गया है। तो दक्षिण कोरिया ने 18 से 20 मार्च 2024 तक हाइब्रिड प्रारूप में सियोल में, जो कि यहाँ की राजधानी है, तो यहीं पर लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। और इस शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन है, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यू सुक येओल ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की उपस्थिति में किया है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर तस्वीर में इन दोनों को देख सकते हैं। ये इसका यानी कि लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन था। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, पहला सम्मेलन जो आयोजित हुआ था ये अमेरिका में 9 से 10 दिसंबर 2021 को आयोजित हुआ था। दूसरा सम्मेलन 28 से 30 मार्च 2023 तक, ये भी अमेरिका में। ये तीसरा सम्मेलन जो आयोजित हुआ 18 से 20 मार्च 2024 को, ये कहाँ पर? तो दक्षिण कोरिया में। तो इतनी सारी बातें यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 20 मार्च 2024 को मनाए गए विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अ हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 20 मार्च 2013 को मनाया गया था। और 2024 से लेकर 2026 तक का जो निर्धारित थीम है, ये मतलब 3 वर्षों के लिए 2025, 26 और 2024,
तो इसके लिए जो निर्धारित थीम है हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी, यानी कि एक खुश मुंह है एक खुश शरीर, ये इसका निर्धारित थीम है। थीम भी इंपॉर्टेंट होते हैं कई दिवस के, तो वो आप ध्यान रखिए। चलिए अगला 12वां प्रश्न है कि भारत मोजाम्बिक और किस देश ने 21 से लेकर 19 मार्च 2000 19 नहीं बल्कि 29 मार्च 2024 तक आयोजित सहयोगी समुद्र अभ्यास आईएमटी अभ्यास ट्रीलैट में भाग लिया है। तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि तंजानिया। ये त्रिपक्षीय अभ्यास में 3 देश भाग लिए हैं, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अच्छा, ऑफर को लेकर चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसमें जो हमने बतलाया था कि ये 1000 लोगों के लिए उपलब्ध है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो कुछ ही बचे हुए हैं। आप लोग ये प्रोमो कोड को अप्लाई करके जरूर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, महज 99 रुपये में। 99 रुपये में आज के समय में मिलता ही क्या है, लेकिन हम आपको इतना सारा चीज़ें दे रहे हैं। सिलेबस आधारित नोट्स है, बिहार जीके का नोट्स है, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज है, टेस्ट सीरीज है जिसकी संख्या 130 है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको इसमें मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर इसे ज्वाइन कीजिएगा, शायद ही इतना बड़ा ऑफर बीपीएससी मेकर ऐप पर फिर कभी आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन कर चुके हैं, तो कुछ ही बचे हुए हैं, तो आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 112वां बिहार दिवस मनाया गया है, बिहार के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है? औसत्य कथन की पहचान कीजिए, जो विकल्प हमने आपको दिए हैं बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज ध्यान रखिए, जो टारगेट हमने आपको दिया था 700 लाइक का, आपको वो टारगेट को पूरा करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।